हेलो एवरीवन, मैं हूं मयूर और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो मैं अभी अपने लाइफ की पहली और सबसे लंबी और नॉन स्टॉप राइड की प्रिपरेशंस कर रहा हूं, जो कि रहने वाली है उज्जैन श्री महाकाल मंदिर। क्योंकि अभी श्रावण का महीना शुरू है और इससे ज़्यादा बेहतरीन पीरियड नहीं है श्री महाकाल जी का दर्शन लेने के लिए। तो मैं चाहता था कि श्री महादेव जी के मंदिर के राइड के साथ ही मैं अपनी राइड की शुरुआत करूं। तो उस हिसाब से मैं इस राइड का 2 महीने से वेट कर रहा था, क्योंकि इस साल तो मई महीने से ही बारिश शुरू हो चुकी थी। उसकी वजह से ये मेरी ट्रिप डिले हो रही थी, लेकिन फाइनली अभी श्रावण महीना आने के बाद ये ट्रिप शुरू होने जा रही है। मैंने अभी सारी तैयारी कर ली है, बैग्स पैक कर लिए मैंने, सारे गियर्स भी ले लिए। सिर्फ अभी सब सामान पैक करके निकल जाना है घर से। तो मैं अब अभी नहीं निकलने वाला हूँ, मैं निकलने वाला हूँ कल सुबह 5 बजे, क्योंकि यहाँ पुणे से उज्जैन का डिस्टेंस है लगभग 650 किलोमीटर और गूगल मैप के अकॉर्डिंग ये 13 घंटे दिखा रहा है। लेकिन ये मेरी पहली राइड है और ऊपर से सोलो राइड भी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा हड़बड़ी में ये राइड शुरू करूँ। तो मैं आराम से ही जाने वाला हूँ। इस हिसाब से ब्रेक्स लेकर पूरा टाइम ऐड करके लगभग हमें 15 घंटे तो लग ही जाएंगे उज्जैन पहुँचने के लिए। मैं चाहता हूँ कि लगभग शाम के 8-9 बजे तक हम उज्जैन में पहुँच जाएं। तो इस हिसाब से मुझे कल सुबह जल्दी निकलना होगा। मैंने फिक्स किया है कि मैं कल सुबह 5 बजे किसी भी हालत में बाइक पर बैठने वाला हूँ, ताकि मैं टाइम से और आराम से उज्जैन पहुँच जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें इस राइड से क्लियर होने वाली है। मतलब आप कितने भी आप राइड्स के या प्रिपरेशंस के वीडियोस देख लो, जब तक आप खुद राइड नहीं करते तब तक आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ये आपको कभी नहीं पता चल सकता। तो इस हिसाब से मुझे काफ़ी उम्मीद है इस राइड से कि आगे आने वाली जो राइड्स है उनमें जो भी परेशानियां आ सकती है उनके बारे में मुझे इसी राइड में पता चल जाए। मतलब सामान कैसे पैक करना है, क्या लेके जाना है, कितने डिस्टेंस पर ब्रेक लेना है और बहुत सारी चीज़ें शामिल है उसमें। कैमरा कैसे हैंडल करना है, ये सभी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और ऊपर से बारिश के दिन अभी शुरू है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पहली राइड में ही मैं फुल बारिश में भीग जाऊँ। तो आई होप कि इस रोड पर ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से बारिश दोनों स्टेट्स में बंद हो चुकी है। उस हिसाब से मैंने 2-4 ऐप्स पर भी चेक कर लिया था कि बारिश दिखा रहा है क्या किधर, तो इस तरह कुछ दिखा नहीं रहा है कि बारिश होने वाली है। तो आई होप ये मौसम ऐसा ही बना रहे और हम सक्सेसफुली, मतलब मेरे वन साइड तो बिना बारिश के कंप्लीट हो जाए, यही मेरी इच्छा है। आते वक्त बारिश हो गई तो भी चलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस आना चाहिए मुझे। मैं कल सुबह 5 बजे निकलने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 5 बजे बाइक पर। चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो फाइनली लंबे समय तक वेट करने के बाद आज हमारी पहली लंबी राइड शुरू हो चुकी है। और इससे पहले मैं कभी इतने दूर तक गया नहीं हूँ, इसलिए मेरी पहली लंबी राइड होने वाली है। मैंने मई महीने में ये बाइक ली थी और इसके लगभग 1150 किलोमीटर अभी पूरे होने वाले हैं। तो अच्छा खासा इसका ब्रेक इन पीरियड कवर हो चुका है और इसकी पहली सर्विस भी हो चुकी है। तो इस बाइक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अभी इस राइड में क्लियर हो जाएंगी। मतलब इसका माइलेज और आइडियल क्रूजिंग स्पीड कितना रहता है, इन सारे बातों का खुलासा इस राइड में हो जाएगा। और इस तरफ देखिए, बादल तो थोड़े दिख रहे हैं लेकिन सूरज भी दिख ही रहा है। तो चलिए खींचते हैं थोड़े बाइक को, क्योंकि मुझे घर से निकले हुए लगभग 1.25 घंटा हो चुका है। वैसे तो मैं 5 बजे ही निकलने वाला था, लेकिन जो मैंने सेटअप सोचा था लगेज को अपने बांधने के लिए, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो उसको सेट करते वक्त ही उसी में आधा घंटा चला गया और मुझे लगभग 5:30 बज गए घर से निकलने के लिए। तो इस राइड पे वैसे हम आधा घंटा लेट है।
लेकिन राइडिंग की बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता नहीं होती है। मतलब आप उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख सकते दूसरे यूट्यूबर्स के या मोटो व्लॉगर्स के वीडियो देखकर। आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी ये गेट खुला है। ये रेलवे रूट भारत का सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे रूट है। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ता है। इस रूट के बारे में, मतलब रेलवे रूट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इस रूट पे तो आना जाना चालू ही रहने वाला है हमारा। तो फटाफट से पहुंचते हैं अहिल्यानगर, जो हमारा पहला स्टॉप होने वाला है। क्योंकि मैं घर से सिर्फ एक चाय पीकर निकला था और होप कि कोई अच्छा होटल मिल जाए मुझे अहिल्यानगर में ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी देखिए यहाँ से ये घाट शुरू हो चुका है और चारों तरफ आप देखोगे तो पूरी ग्रीनरी है। तो अगर आपको मानसून एंजॉय करना है तो डेफिनेटली आपको महाराष्ट्र आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बारिश काफ़ी हद तक सेफ ही है। मतलब फ्लडिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं हर साल। कहीं अगर क्लाउड बस्ट होता है तो वही प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम महाराष्ट्र काफ़ी सेफ है बारिश के दिनों में। अभी पहाड़ों पर आप तो देख ही रहे हो हिमाचल उत्तराखंड में क्या चल रहा है। जिस तरह से वहाँ पर बैक टू बैक बादल फट रहे हैं, काफ़ी चिंता की बात हो चुकी है हिमाचल और उत्तराखंड के लिए। और ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के लिए तो बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर काफ़ी दर्दनाक वीडियो सामने आ रहा है, जो गांव के गांव बहकर जा रहे हैं पानी में। तो इस प्रॉब्लम में काफ़ी सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है जो आप सभी को पता ही है। होप कि ये सब जल्दी ठीक हो जाए। और एक्सपल्स के बारे में मुझे एक बात अभी पता चली है। ये बाइक जब पीछे से लोड होती है, मतलब अभी मेरा जो लगेज है वो काफ़ी हद तक हेवी है, मतलब 10 किलो से ऊपर जा चुका होगा। तो उसके वजह से बाइक के सस्पेंशन और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब जब मैं सोलो राइड करता हूँ तो थोड़े से स्टिप लगते हैं, मतलब इतना भी स्टिप नहीं है। उसके कंपनी ने उसके सॉफ्ट करने के लिए बहुत सारे सेटिंग दी है, लेकिन नॉर्मली जो कंपनी की तरफ से सेटिंग होकर आए रियर वाले शॉक अब्जॉर्बर, तो उस हिसाब से जब ये लोडेड होती है तब और ज़्यादा बेहतर ये पीछे वाले शॉक अब्जॉर्बर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी अहिल्यानगर लगभग 10 किलोमीटर रह चुका है। मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से मुझे 6:30-7 बजे ही यहाँ पर होना चाहिए था अहिल्यानगर में, लेकिन आधा घंटा लेट होने की वजह से अभी पूरे दिन का शेड्यूल अभी थोड़ा सा लेट होने वाला है। आगे से इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि टाइम से निकल जाओ। तो फाइनली हम अहिल्यानगर के एंट्रेंस पर आ चुके हैं
सिटी अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही बची है। मुझे अभी आगे वाला मैप लगाना पड़ेगा क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे ब्रिजेस का काम चल रहा है, इसलिए काफ़ी जगह पर डाइवर्जन बनाए गए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अहिल्यानगर में और यहाँ से हमें अभी राइट लेना है छत्रपति संभाजी नगर के लिए। और ये जो लेफ्ट में रास्ता जाता है ये जाता है पुणे के लिए। और यहाँ पर सिग्नल नहीं है, इसलिए देखो कैसे भी गाड़ी आ रही है। और यही रीज़न है एक्सीडेंट होने के लिए। अहिल्यानगर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और आज हम जहाँ जाने वाले हैं उज्जैन और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश और अहिल्यानगर को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ऐतिहासिक नाम है राजमाता अहिल्या रानी होलकर। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसी डिस्ट्रिक्ट में राजमाता अहिल्या रानी होलकर जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के ही नाम के ऊपर इस जिले का नाम भी अहिल्यानगर रखा गया है। और मध्य प्रदेश में तो आप जानते हो कि काफ़ी सारे मंदिरों का उन्होंने जो मतलब रेस्टोरेशन किया है उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब भारत के कई सारे मंदिरों का रेस्टोरेशन उन्होंने ही किया था। मतलब जैसे वाराणसी हो या उज्जैन या फिर गुजरात के कई मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने रेस्टोरेशन किया था। तो ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर इस जिले का नाम अहिल्यानगर रखा गया है। मेरे पास पहले MT-15 थी तो उसका तो सस्पेंशन आप सभी को पता ही है। वो सस्पेंशन एक्चुअली हाईवे के अकॉर्डिंग ट्यून किया है कंपनी ने, लेकिन थोड़ा सा तो डैम्पिंग उसमें प्रोवाइड करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि उस बाइक पर आप 30 या 40 किलोमीटर से ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी पीठ दर्द करना शुरू हो जाएगी, आपके शोल्डर्स दर्द करना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये कि उसका सस्पेंशन पीछे वाला वो भी और उसका सीट, इन दोनों चीज़ों की वजह से वो बाइक मतलब अल्टीमेट बाइक बनने से रह रही है। कंपनी ने उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उसी के चलते मैंने वो बाइक बेच दी और ये भी लॉन्च हो चुकी थी तब तक। कब खत्म होने वाले पता नहीं है स्पीड ब्रेकर। मैं जब इस बाइक की टेस्ट राइड लेने गया था तब वहाँ पर एक्सपल्स 200 वो रैली प्रो वाली बाइक भी थी वहाँ पर, और उसके सस्पेंशन इस बाइक से थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं। लेकिन मतलब इन दोनों बाइक में चॉइस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इंजन के ऊपर ध्यान देते हो तब उसका इंजन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वाइब्रेट करता है इस बाइक के मुकाबले। और उसमें 5 गियर भी है जो ऐसे टूरिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उस बाइक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 80 के ऊपर उस बाइक पर आप जा नहीं सकते। 80 भी उस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब
यहाँ से ऐसे लगता है कि बाइक अपने कैपेसिटी के मतलब 99% कैपेसिटी पे चल रही है, इस तरह का फील आता है उस बाइक पे। तो उसके मुकाबले 210 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है कंपनी ने, और ऊपर से लिक्विड कूल भी है, तो टूरिंग के लिए काफ़ी परफेक्ट बाइक है। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, दोनों बाइक के अच्छे हैं, लेकिन जो इस बाइक के जो प्लस पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए उन दोनों बाइक में आप जब सिलेक्ट करने जाओगे। तो फाइनली हम अहिल्यानगर सिटी को कम्प्लीटली बाईपास कर चुके हैं, मतलब बाहर आ चुके हैं सिटी से, और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अभी यहाँ से आगे। अब तक तो मैं 60-70 के स्पीड से ही चला रहा था, लेकिन अभी इसके असली क्रूजिंग स्पीड पर आते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे थे जहाँ पर वो बोल रहे थे कि 100 के स्पीड पर आराम से इस पर क्रूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे रोड्स उस लायक नहीं है कि कोई बंदा 100 के स्पीड से गाड़ी चलाए, क्योंकि एक तो ये स्पीड ब्रेकर्स और ऊपर से कोई भी बीच में आता जाता रहता है, तो 100 किलोमीटर के स्पीड से चलाना मुझे तो सेफ नहीं लगता है। और इसी के साथ हमारे आज के 100 किलोमीटर पूरे होते हैं। यहाँ के मिट्टी को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर बारिश काफ़ी दिनों से बंद हो चुकी है। इस साल जो फोरकास्ट किया था ये वेदर वालों ने, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके बराबर उल्टा ही हो रहा है बारिश के बारे में। मतलब ये जब बोलते हैं कि अगले 4-5 दिनों में बारिश कम हो जाएगी, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है। और अभी देखो ऊपर तो पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। आई होप कि पूरे उज्जैन तक ऐसे रोड मिले मुझे, मतलब बिना बारिश के। वैसे तो मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, लेकिन बारिश में चलाना काफ़ी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ही है, लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ेगी मुझे। अगर हम 70 के स्पीड से भी क्रूज़ करेंगे और कम ब्रेक्स लेंगे तो शाम तक ज़रूर उज्जैन में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कहीं पर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास मैंने खाना खाया था, और सुबह निकलते वक्त तो मैंने एक चाय पी थी। इस रोड पे तो दिखाई दे रहे काफ़ी सारे होटल्स, लेकिन अभी 8 बजे सिर्फ, तो इतने ज़्यादा खुले भी नहीं है। मैंने अभी पीछे रुक कर चेक किया था वीडियो गोप्रो का, तो इसमें थोड़ा विंड ब्लास्ट आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक्सपल्स का वाइज़र थोड़ा छोटा है और बाइक काफ़ी ओपन है, इसलिए काफ़ी सारा विंड ब्लास्ट उससे आ रहा है। और हेलमेट का भी जो प्रोटेक्शन रहता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, विंड प्रोटेक्शन, तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको आवाज़ ऐसे हवा का आवाज़ आ रहा होगा उसमें। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो काफ़ी हद तक सुनाई दे रहा है उसमें क्लियर, तो इसका कुछ सॉल्यूशन मुझे निकालना ही पड़ेगा। तब अभी नेक्स्ट राइड के वक्त कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिलहाल थोड़ा मैं रास्ते पे कंसंट्रेट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे गड्ढे और
कहीं से भी बीच से गाड़ी आ रही है। यहाँ पे तो सिर्फ बड़े बड़े होटल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुला तो कौन सा भी नहीं है। और जो भी खुले वो उस साइड पे मैं ढूंढ ढूंढ के अभी परेशान हो चुका हूँ। तो अभी लगभग हाईवे तो पूरा खाली हो चुका है। अभी खींचते हैं थोड़ा। अभी 9 बजने में अभी 5 मिनट कम है। और छत्रपति संभाजीनगर अभी 70 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। और ये स्पीड ब्रेकर्स इन्होंने तो अलग ही परेशान करके रखा है। और ये जो भाई पिछले 50 किलोमीटर से नाच रहा था पूरे रोड पे, अभी एक जगह रुक चुका है वो, क्योंकि जिस तरह से वो चल रहा था ये तो होने वाला ही था। क्योंकि एक तो एक किसी दूसरे को ठोकता, नहीं तो ये देखो खुद ब्रेक डाउन हो गया। मतलब जब से अहिल्यानगर सिटी छोड़ी थी तब से मैं वो ट्रक देख रहा था, किधर से भी ऐसे भी उछल रहा था वो ट्रक। फाइनली भी वो आराम करने के लिए रुक चुका है। ड्राइवर का भी अभी अच्छा खासा आराम होने वाला है, क्योंकि वो खड़ा भी रहा है बीच रास्ते में। यहाँ दिख रहा है एक होटल, रुक जाओ क्या यहाँ पे। यहाँ आगे भी एक। चलिए भी देखते कितने दूर तक अभी आगे पुश करेंगे। तो चलो भाई निकलते हैं। अच्छा खासा ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने अभी भागेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी ज़्यादा ब्रेक लेने के लिए अभी टाइम नहीं है। जल्द से जल्द हमें धुले तक पहुंचना है, ताकि आगे आराम से उज्जैन तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर यहीं पर ही लेट हो गए तो आगे तो पूरे अंधेरे में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो चलिए अभी मिलता हूँ मैं आपको छत्रपति संभाजीनगर के एंट्रेंस पे। अभी हम लगभग छत्रपति संभाजीनगर के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें सिटी में एंटर नहीं होना है, क्योंकि जो नया बाईपास निकाला है वो सिटी से बाहर ही, मतलब बाहर से हमको धुले ले जाएगा। तो वो बाईपास अभी लगभग 2-3 किलोमीटर रह चुका है। और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो लगभग हमें शायद 1 बज जाएगा धुले पहुंचने के लिए। पिछले 20-30 किलोमीटर से काफ़ी अच्छा रास्ता मिला था, उसके वजह से काफ़ी डिस्टेंस कवर हो चुका है। अभी यही उम्मीद है कि आगे धुले तक ऐसा ही रास्ता मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बारिश ना मिले कहीं भी। अभी तो अच्छी खासी धूप निकली है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सो फाइनली हमारा कट आ चुका है। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट,
और ऊपर जो फ्लाईओवर जा रहा है वो है धुले हाईवे। अगर हम सीधा जाएंगे तो छत्रपति संभाजीनगर सिटी में पहुंच जाएंगे और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। चलिए अभी लेते हैं लेफ्ट यहाँ से। आई होप कि ये रास्ता पूरा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ तक तो मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ से आगे पूरा रास्ता नया है मेरे लिए। पिछली बार मैं इस हाईवे पे आया था जब मैं लोनार गया था। काफ़ी बड़ा रोड है ये। होप कि दूल्हे तक ये अच्छा हो, ताकि कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाए। तो अभी हम यहाँ से मर्ज होंगे इस हाईवे पे। रास्ता तो दिख रहा है अच्छा, तो भगाते हैं जल्दी अभी, क्योंकि अभी 11 बजने में 8 मिनट बचे हुए हैं और मैप में दिखा रहा है 2 घंटे 44 मिनट 150 किलोमीटर के लिए। तो अभी विंड ब्लास्ट तो ज़्यादा ही होगा यहाँ से आगे, क्योंकि हाईवे पर ज़्यादा तेज़ चलने के बाद ऐसे हवा लगेगी। पुलिस वाले स्पीड गन लगा कर बैठे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सावधानी से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो चालान कट जाएगा। क्योंकि ये जो नई HSR पे वाली प्लेट्स है, ये जो RTO वालों का जो सिग्नल होता है, सॉरी सेंसर होता है, उसमें ये ऐसे चमक जाती है। तो जो सिटीज़ में जो सेंसर लगे होते हैं सिग्नल पे, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। और RTO के पास तो हमारा फ़ोटो भी जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा फ़ोटो निकल जाए इस हाईवे पे। और आप देखोगे तो चारों तरफ काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ियाँ भी दिख रही है। अभी कम से कम 80 पर तो चलनी चाहिए गाड़ी यहाँ से आगे। इसका विंडशील्ड का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी बड़े वाली विंडशील्ड डालनी पड़ेगी इसको। यहाँ पे बोर्ड देखो आ गया, इंदौर दिख रहा है 398 और धुले 138। मतलब लगभग अभी 450 किलोमीटर जाना है हमें, और एग्जैक्ट डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल मैप भी। अभी हमारे 208 किलोमीटर हो चुके हैं पूरे। तो लगभग ट्रिप शुरू होकर 250 किलोमीटर हो गए, और 250 किलोमीटर के बाद मुझे अभी कैमरा के सामने आने का टाइम मिला है। तो यहाँ से अभी धुले 100 किलोमीटर बचा है, और उज्जैन अभी काफ़ी दूर है, लगभग 360 किलोमीटर धुले के आगे। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12। तो अभी चलते हैं और थोड़ा धुले तक स्ट्रेच करते हैं अभी, और अगला ब्रेक लेंगे हम धुले में। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। यहाँ अभी सामने जो दिख रहा है, ये शायद वो समृद्धि महामार्ग है।
जो मुंबई से नागपुर जाता है। और यहाँ जो लेफ्ट साइड पे है ये शायद देवगिरी फोर्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो इस पहाड़ के बेस में देखो ऐसे दीवार जैसी बनाई है। मैप में तो दिखाई नहीं रहा है वो। तो चलिए अभी रोड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पहाड़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पहाड़ है, और ये थोड़ा सा यूनिक ही दिख रहा है। शायद ये वही फोर्ट है। ये देखिए इस साइड पर ये पहाड़, बहुत ही बड़ा पहाड़ है ये। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस इलाके में भी इतने अच्छे अच्छे बड़े पहाड़ है, क्योंकि जनरली जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है वहीं पर ये बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। हाईवे थोड़ा एवरेज क्वालिटी का ही है, कई जगह है एकदम से ऐसे खराब रास्ता आ जा रहा है। कुछ भी हो लेकिन हमें टाइम से पहुंचा दे इस हाईवे बस। और इस रोड पे अदर स्टेट्स वाली बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रही है मुझे, मतलब मध्य प्रदेश की तो दिख ही रही है, गुजरात और उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी मुझे इस रोड पे। इस फ्लाईओवर के नीचे जाकर जब हम राइट लेंगे तो यहाँ 3 किलोमीटर जाने के बाद फेमस वेरूल के जो केव्स है वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आज तो हम नहीं जा रहे वहाँ पर। उसके लिए डेडिकेटेड अलग ही ट्रिप निकालूंगा मैं। क्योंकि वो एकदम आराम से तसल्ली से देखने वाला स्पॉट है वो। ऐसे हड़बड़ी में हम जाकर कुछ भी नहीं देख सकते वहाँ पर। और ये वेरूल जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी का भी गांव था ये, मतलब उनकी फैमिली का ही गांव है ये। इसीलिए इस जगह का मतलब दो कारण की वजह से इस जगह का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी यानी मालोजी राजे भोसले जी का ये गांव है। और उनकी पूरी फैमिली एक किसान फैमिली थी। तो जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, ये अगर कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे तो भारत में से भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन जैसे जैसे कई लोगों ने खेती करना छोड़ दिया और वो बिजनेस में आ गए, तो मतलब उनकी संख्या लिमिटेड है, लेकिन उनका भी बैकग्राउंड ऐसे एग्रीकल्चर ही है। तो एवरीवन शुड फील प्राउड कि एक किसान फैमिली से आने वाले व्यक्ति ने इतना बड़ा साम्राज्य तैयार किया था। अभी पिछले 10 किलोमीटर से एक भी गाड़ी मुझे क्रॉस करके आगे नहीं गई है।
इस हिसाब से तो ये सबसे मतलब चिलेस्ट हाईवे है कि इस पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, अच्छी खासी 75-80 की स्पीड मेंटेन हो रही है इस पे। और तेज़ भी जा सकता हूँ मैं, लेकिन इस विंड ब्लास्ट की वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर माइक में कुछ आवाज़ ही नहीं आता है उसका, तो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है कि इतना ज़्यादा भगा के खामखा पेट्रोल फूकने में कोई पॉइंट नहीं है। और ये अल्टीमेट धोखा होते हुए, मतलब धोखा भी नहीं कह सकते क्योंकि मैंने ही मैप को ऐसे जूम करके नहीं देखा था। छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 65 किलोमीटर आगे आने के बाद हाईवे ख़त्म हो चुका है और यहाँ से आगे अभी सारा 2 लेन हाईवे है। वैसे ही वक्त कम है और अभी हाईवे गायब हो चुका है यहाँ से, और अभी मैप पे दिखा रहा है 1.5 घंटा लगेगा और पहुँचने के लिए धुले में। तो देखते हैं अभी कैसा रास्ता है। मुझे लगा ये पूरा धुले तक हाईवे ही है, इसलिए मैंने सोचा कि चले अभी 80 के स्पीड तक मेंटेन रखते हैं, लेकिन यहाँ हालांकि सीन हो चुका है और यहाँ दिख रहा है कि बारिश हो चुकी थी यहाँ पर रिसेंटली। खेतों में अभी पानी दिख रहा है। चलिए अभी जल्दी से पहुँचते हैं धुले। वहाँ से आगे भी कैसा रास्ता है कुछ पता नहीं। हम अभी चल रहे हैं गौताड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और यहाँ से व्यू देखो नीचे। शायद इस फॉरेस्ट की वजह से ही हाईवे वहीं पर ही कट किया था, लेकिन यहाँ की ग्रीनरी देखो। महाराष्ट्र में अगर आप अलग अलग पहाड़ों पे जाओगे तो आपको एक दूसरे जैसे पहाड़ मतलब पेड़ कभी देखने को नहीं मिलेंगे। हर एक पहाड़ पर आपको अलग तरह के, मतलब हर एक एरिया के पहाड़ पर आपको अलग ही तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। और इस तरफ का व्यू तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो रॉन्ग साइड के वजह से मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। और वैसे भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। तो अभी हम यहाँ से नीचे नीचे जाते जाएंगे। अगर आपको दिख रहा कुछ दिखेगा तो बताना कमेंट में। अगर कहीं व्यू पॉइंट मिला तो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा। बहुत सारे वाटर बॉडीज भी दिख रही है यहाँ से, बहुत सारे गांव। शायद आगे सामने वो धुले सिटी भी दिख रही है इतने दूर से ही। ये देखिए यहाँ से खतरनाक दिख रहा है ये।
बारिश के पानी की वजह से रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन जो ये सीनरी है उसका कोई चैलेंज नहीं है। और ये नीचे एक सोलर पार्क भी दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है वो तो। थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे जैसे बम्पी है, स्पीड तो पूरा घट के अभी 40-45 पर ही आ गया है। काफ़ी लंबा घाट है, मतलब लगभग पिछले 3-4 किलोमीटर से मैं चल रहा हूँ। अभी घाट इतने तो पहाड़ कितना बड़ा होगा सोचिए। एकदम ऐसे सारे मतलब जो दुनिया पलट जाती है इस तरह का सीन हो गया है इस पहाड़ की वजह से। ये तो काफ़ी लंबा ही होता जा रहा है, कब ख़त्म होने वाला है ये पता नहीं। ये देखिए पहाड़, अब जाके ढलान लगी है और व्यूज हमारे साइड में आ गए। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं यहाँ रुकने नहीं वाला। जब हम वापसी की जर्नी में आएंगे तब ऊपर वाले एक पॉइंट पर ज़रूर रुकूंगा मैं, क्योंकि हमें कैसे भी करके आज ही उज्जैन पहुँचना है। और ये देखिए नीचे सोलर पार्क कितना बड़ा है, देखिए कहाँ जाती होगी इतनी बिजली तैयार होके। और एक घाट भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चले ही जा रहा है अभी ये घाट, लेकिन ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत लग रही है आपकी। यहाँ के सारे पेड़ मेरे लिए नए हैं, क्योंकि ये मैंने कभी इससे पहले देखे नहीं थे। सह्याद्री में ऐसा ही है। आप 1 मिनट रुकना ही पड़ेगा अभी मुझे, फोटो ले लेते एक। ये देखिए तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए कितना बड़ा सोलर पार्क है, बहुत ही बड़ा। घाट अभी चल रहा है लेकिन वहाँ ऐसा क्यों लिखा है कि घाट खत्म हो गया? रास्ता तो एकदम खराब ही दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से तो ऐसे लग रहा है कि
बहुत ही प्लेन रोड है, लेकिन काफ़ी बम्पी रोड है ये। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ मुझे आज देखने को मिलने वाला है। ये घाट अचानक कहाँ से आ गया बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे। ये मेरा रेनकोट का बैग क्यों है इधर उधर नाच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से इसे संभाल रहा हूँ मैं, 10 बार तो इसे खोल के बांध दिया है मैंने। चलो अभी ख़त्म हो चुका है ये घाट और हम ज़मीन पर आ चुके हैं। और गूगल मैप में अभी भी धुले दिखा रहा है 73 किलोमीटर और 1:45 कहाँ जा रहा है भाई। ऐसी जगहों पे हॉर्न बजाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वापस जाने के बाद में इस बाइक का हॉर्न चेंज करने वाला हूँ। इसका इतना छोटा हॉर्न दिया है हीरो ने, शायद ये स्कूटी का या वो स्प्लेंडर का हॉर्न दिया है इन्होंने, क्योंकि तेज स्पीड पे तो इसका आवाज़ आने वाला नहीं है, तो क्या फ़ायदा इस हॉर्न का। तो यहाँ से हाईवे फिर से शुरू हो चुका है। शायद उस फॉरेस्ट की वजह से ही हाईवे वहाँ पर कट किया था। अच्छा हुआ है हाईवे मिल गया, नहीं तो आज का पूरा दिन तो यही चला जाता मेरा। अब जल्दी से धुरे पहुँचते हैं। तो फाइनली हम धुरे में पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ी सिटी लग रही है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट का शहर है, ज़िले का शहर है। उस एंगल से मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी सिटी है। और यहाँ से उज्जैन अभी दिखा रहा है 317 किलोमीटर और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बता रहा है 8 बजे तक। तो अभी यहाँ से हमें राइट लेना है। यहाँ से राइट लेने के बाद चले भी यहाँ से राइट लेते हैं। आई होप कि ये रास्ता ठीक होगा। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशंस तो कुछ ऐसे। शायद यहाँ का काम चल रहा है अभी रास्ते का।
तो फाइनली अभी पेट्रोल मिल चुका है। और पेट्रोल तो नहीं मिला, नॉर्मल पेट्रोल ही डाला है अभी। और यहाँ पर टेम्परेचर तो काफ़ी हो चुका है, अभी बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। और यहाँ से इंदौर दिखा रहा है 249 किलोमीटर और 7 बजे तक पहुँच जाएंगे ऐसे बता रहा है। तो अभी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि शाम के वक्त ट्रक्स वाले भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस रोड पे। मतलब अभी आधे से ज़्यादा सफ़र हमने कंप्लीट कर लिया है। मतलब अभी यहाँ से उज्जैन ज़्यादा पास है मेरे घर से। तो चलिए अभी फटाफट चलते हैं। कोई अच्छा होटल दिखा तो वहाँ खाना खाएंगे, नहीं तो सीधे उज्जैन जाकर ही होगा सब कुछ। क्योंकि ये जो रोड पे ढाबे होते हैं इन पे मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। ये पता नहीं कब का खाना खिला दे। एक तो मैं घर से बहुत दूर हूँ, कुछ मैटर होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी पिछले वाले हाईवे से ज़्यादा इस हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। शायद ये मुंबई जाने वाला रास्ता है, नासिक से होकर या पुणे तक जाने वाला, इसलिए इस पे ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ से नंदुरबार सिटी सिर्फ 60 किलोमीटर है। मतलब मैं महाराष्ट्र के एक छोर से दूसरे छोर पर अभी पहुँच गया हूँ। मतलब जो स्कूल में बुक्स में पढ़ते थे उन शहरों से अभी गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे अलग ही फीलिंग आ रही है। और इंदौर और उज्जैन के बारे में तो बहुत ही सुना था मैंने। और ये जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आती है उस पर ये सेंधवा, शिरपुर, पलसनेर, इन सब सिटी का, मतलब ये सब सिटी को मैं ऐसे नाम से ही जानता हूँ। लेकिन आज पहली बार मैं इन सिटीज़ को विज़िट करने वाला हूँ, तो एकदम अलग वाली ही फीलिंग है। अभी यहाँ से एमपी बॉर्डर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगी यहाँ से। इस तरह से सुबह 5:30 बजे निकलकर दोपहर के 3:30 बजे 422 किलोमीटर के बाद हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। और ये देखो यहाँ पर चेक पोस्ट है ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के लिए, दोनों तरफ है, ये वाला भी और ये वाला भी। अभी कितनी देर में हम एमपी में एंटर करने वाले उसके बारे में तो पता नहीं, या फिर शायद कर भी दिया होगा। अभी आने वाले 5 किलोमीटर में ही पता चलता है। अभी तक हमने एमपी में एंटर नहीं किया है। मुझे लगा शायद वो चेक पोस्ट के बाद बॉर्डर आने वाला था, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र ही चल रहा है। क्योंकि काफ़ी जगह पे बोर्ड अभी भी मराठी में ही चल रहे हैं। और हमने जिन पहाड़ों का जिक्र किया था उन्हीं पहाड़ों के पास से भी हम जाने वाले हैं। सेंधवा सिर्फ 17 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब हम अभी एंटर कर चुके हैं एमपी में। मुझे ऐसे ठोस सबूत नहीं मिल रहा है कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये घाट
घाट तो एक नंबर लग रहा है भाई। यहाँ की हरियाली थोड़ी सी अलग ही है बाकी के पहाड़ों के मुकाबले। मतलब ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर की हरियाली है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है यहाँ पे गार्ड लगा के, पता नहीं। कौन सा तो फेमस मंदिर लग रहा है यहाँ पे। यस यस ऑफिशियली हम अभी आ चुके हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में। आप सभी का स्वागत है। और ये हमें जाने देने वाला है कि नहीं, क्या भाई? मैं तो जाऊंगा लेकिन ट्रक खेल रहे हैं सब ट्रक वाले। तू आगे जाएगा मैं आगे जाऊं, इस तरह से कुछ खेल चल रहा है उनका। सबों को एक ऐसे ही नाचते हुए आया था ट्रक वाला और बीच रास्ते में ही बंद पड़ गया उसका ट्रक। ये सामने देखिए क्या है, ये क्या है? क्या बोलेंगे आप इसको? क्या बोलना चाहेंगे आप इसको? एक नंबर बोलेंगे हम, एक नंबर। इसका फोटो निकालना तो बनता है। थोड़े से आगे लेता हूँ गाड़ी, ट्रक वाला कट मार के जाएगा नहीं तो। एमपी के इस खूबसूरत घाट में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से स्लो ही चल रही है। ऐसा क्यों? शायद लोडेड होंगी इसलिए। अरे भाई, ये दूसरा एक्सीडेंट है सुबह से जो मैं देख रहा हूँ। पूरी लगी पड़ी है ट्रक की तो। वटाना है इसमें। इनको वटाना को हिंदी में क्या बोलेंगे? मटर। मटर है इसमें, मटर। आज का ये दूसरा सबसे खूबसूरत घाट है। पहले वाला वो, उसका नाम ही मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है घुसाने के लिए। इस साइड से ट्राई करते हैं। नहीं, चलिए भी धीरे धीरे से चलते आगे। ये थोड़ा रिस्की है लेकिन क्या करेंगे, अभी ट्रक वाले साइड ही नहीं दे रहे। ओके, आ गए हम बाहर। बम्पर अभी दुखना शुरू हो चुका है मेरा। 400 मतलब 443 किलोमीटर के बाद। मतलब EMT से तो ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट है ये देखिए क्या है। अरे भाई क्या है? झाड़ियों की स्मेल आ रही है ऐसे पुदीने जैसी।
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ये ऐसे लाइट ग्रीन कलर की है, मतलब महाराष्ट्र में जो है वो थोड़ी सी डार्क कलर की है, लेकिन यहाँ की हरियाली थोड़ी सी ऐसे, हम मराठी में उसे पोपटी तोता कलर के बोलते हैं उसे। विंडोज का जो वॉलपेपर होता है उसी तरह के पहाड़ है यहाँ पर, इस साइड पे भी। मुझे ऐसी चीज़ों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अलग अलग एरिया के लोग कैसे रहते हैं, उनकी डेली की लाइफ कैसी होती होगी, और मतलब सभी चीज़ों के बारे में मुझे क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा। जैसे कि अभी राजस्थान ले लो, वहाँ पर कितनी गर्मी रहती है, पूरे साल ही रहती है, लेकिन जब समर का टाइम होता है उस वक्त तो डबल, मतलब डबल से भी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होती होगी। तो वहाँ के लोग उसे कैसे टैकल करते हैं और कैसे रहते हैं उस एरिया में, इस चीज़ की भी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो अभी हम सब कुछ आज एक्सपीरियंस करेंगे। क्या स्पीड ब्रेकर बना है बीच बीच में। गाड़ी जब भी फुल स्पीड में रहती है तभी ये स्पीड ब्रेकर बीच में आ जा रहा है। अगर किसी को दिखा नहीं तो उसके चारों पहिए अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:38 और इंदौर दिखा रहा है यहाँ से 155 किलोमीटर 3 घंटे और 5 मिनट। तो अभी मैंने जस्ट भूख लगी थी तो एक सैंडविच खा लिया, क्योंकि दूसरा कुछ खाते बैठने के लिए टाइम नहीं था। यहाँ टाइम गया तो अंधेरे में मुझे ज़्यादा बाइक चलानी पड़ेगी। अब जो भी खाएंगे वो भी उज्जैन में जाकर ही खाएंगे। महाराष्ट्र से काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, उज्जैन या ओंकारेश्वर जाने वाले। चलो अभी खींचते हैं बाइक, क्योंकि मैं ज़्यादा अंधेरे में चलाना नहीं चाहता, क्योंकि रोड नया है, एरिया भी नया है मेरे लिए। जितना हो सके उतना जल्दी इंदौर पहुंच जाओ, क्योंकि आगे क्या 50 किलोमीटर ही रहता है सिर्फ। इंदौर से पहले अंधेरा नहीं होना चाहिए, यही मेरा टारगेट है आज का। सामने का व्यू देखिए। एमपी में अभी सिर्फ व्यू ही व्यू देखने है, दूसरा कुछ काम करना ही नहीं है। और इसी के साथ हमारे आज के दिन के 500 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और इन 500 किलोमीटर को पूरे करने के लिए 8 घंटे 53 मिनट इतना टाइम लगा है। मतलब लगभग 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकली है या एवरेज, और माइलेज दिए बाइक ने 44 kmpl। अभी शाम के 5:15 बज रहे हैं। सूरज अभी
कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। तब तक पता नहीं हम पहुंच पाते हैं कि नहीं इंदौर तक। फिलहाल हाईवे तो पूरा खाली है, उस साइड पे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक दिख रहा है। मुझे वापस जाते वक्त इतना सारा ट्रैफिक फेस करना होगा। ये देखिए ट्रैक्टर वाला कैसे आ रहा है, जैसे अपने खुद के ही साइड में आ रहा है वो। ये देखिए तो 114 किलोमीटर है। ये क्या है इधर? भारत की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी इंदौर से उज्जैन की ओर मुड़ रहा हूँ। बहुत देर हो गई, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है उज्जैन के लिए जाने के लिए, और कहीं पर भी बोर्ड भी नहीं आ रहा है कि ये रास्ता उज्जैन की तरफ जाता है। तो अभी देखते हैं क्या कहता है गूगल मैप। बस मुझे जल्दी से पहुंचा दे भाई, एनर्जी पूरे ख़त्म होने को आई है मेरी। महाकाल जी की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मैं पहुंच ही गया उज्जैन में। पीछे इंदौर सिटी में गूगल मैप में, पीछे इंदौर सिटी में गूगल मैप ने इतना घुमाया मुझे। इंदौर के पता नहीं किस किस गलियों से घुमाकर मुझे बाहर निकला है गूगल मैप ने। पूरे वाट लग चुके हैं मेरे आज। अब जाके अच्छा सा होटल मिल जाए, इतनी प्रार्थना है महाकाल जी से, क्योंकि अभी पूरी बैटरी डाउन हो चुकी है मेरी। मंदिर अभी भी 4 किलोमीटर बता रहा है। तो फाइनली भाई पहुंच गए हमें रूम पर, और काफ़ी देर लगी मुझे रूम ढूंढने के लिए, लेकिन मतलब मैंने 2-4 ऐप्स पर भी ट्राई किया, और फाइनली मैं मुझे गूगल मैप्स के ऊपर से ये रूम मिली, और 1200 रुपये में ऐसी रूम मिली मुझे। तो अभी मैं जाता हूँ और थोड़ा खाना खा के आता हूँ। अभी 10:30 बज गए, तो होटल भी बंद हो जाएंगे सारे। मैं आपसे कल मिलूँगा। मंदिर में पता नहीं मोबाइल अलाउड है या नहीं, मैं इस होटल वाले से पूछ कर ले जाऊँगा अगर अलाउड होगा तो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो अभी चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।